हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 4, जिसका टॉपिक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसका क्या मतलब, समाजशास्त्र में इसका क्या मतलब हो सकता है? इसको कहते हैं लैंगिक समाजीकरण। इस चीज को क्या कहते हैं? लैंगिक समाजीकरण। समाजीकरण, जिसका क्या तात्पर्य है कि मतलब बच्चों को यह सिखाया जाता है कि लड़का और लड़की कैसे बनना है, लड़का और लड़की कैसे बनना है, ठीक है। व्यवहार कैसे करना है, उचित और अनुचित क्या है। दोनों के लिए उचित और अनुचित अलग अलग हो सकता है। जैसे कि दोनों बनता कैसे, अलग अलग बनता कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है। देख, दो तीन कारण देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, इसमें किसकी किसकी भूमिका रहती है समाज में। कैसे? तो परिवार की भूमिका, इसकी भूमिका परिवार की भूमिका होती है कि तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है। लड़का से कहता है तुम मजबूत बनो, लड़कियों से कहता है अपेक्षा घर का काम करो, संस्कारी बनो, ऐसे मत हंसो। खिलौने अलग होते हैं, लड़का और लड़कियों के खिलौने अलग होते हैं, जो दोनों की जिम्मेदारी अलग होती है, दोनों का पहनावा अलग होता है। दूसरा है स्कूल और शिक्षा। स्कूल और शिक्षा शिक्षा लड़कों को खेल, नेतृत्व, विज्ञान की ओर का बढ़ावा दिया जाता है, लड़कियों को सजावट, अनुशासन, कला की ओर। तीसरा है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति समाज और संस्कृति भी लड़का और लड़की बनने में बड़ा योगदान देता है। जैसे एक कहावत है कि लड़के रोते नहीं, लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए। ये बात दोनों के मन में बैठ जाता है। समाज में देखते होंगे कि चाची, काकी, ताई ये सब ऐसे बोलती हैं, अरे देखो लड़की होकर कैसे हंसती है, अरे देखो लड़की होकर कैसे बोलती है। तो ये चीजें लड़कियों के मन में बैठ जाता है। अब मीडिया का भी असर है इसमें, फिल्म और मीडिया का। फिल्म वो मीडिया का का असर। फिल्मों में हीरो को एकदम ताकतवर दिखाया जाता है और हीरोइन को सुंदर, सहनशील, त्यागी। अब बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। ये सारा चीज मिल करके एक लड़का और लड़की को बनाने में मदद करता है। परिवार की भूमिका, स्कूल और शिक्षा, समाज और संस्कृति, फिल्म और मीडिया, ये सब चीजें। इसलिए कहा जाता है कि समाज में लड़का और लड़की जन्म एक तरह से ही लेते हैं, लेकिन उसको लड़का और लड़की बनाया जाता है। कहाँ? तो समाज में। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। अस्मिता क्या है? अस्मिता का मतलब होता है मैं कौन हूं का एहसास होना। अस्मिता का मतलब है मैं कौन हूं का का एहसास। लड़का को पता होता है मैं लड़का हूं, मैं रात में भी आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लड़की को होता है कि नहीं, मुझे इतने बजे बाहर नहीं रहना है। इस चीज पे रोक टोक लगता है। समाज में देखते हैं अगर किसी बच्ची को लेट हो गया आने में, ट्यूशन से या कहीं से भी, तो कहता है देखो फलाना की बेटी इतना देर तक कहाँ थी। ऐसे उसे बहुत तरह की बात होती है। बट लड़का रात 12 बजे भी आवे तो उसको कोई कहने वाला नहीं है। ये क्या है? लड़का को ये एहसास हो गया, ये अस्मिता हो गया है कि मैं लड़का हूँ। और लड़की को भी ये एहसास है कि मैं लड़की हूँ। मैं कौन हूँ का एहसास ही क्या है? अस्मिता। अस्मिता जो है ना, व्यक्ति समाज, जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति या लिंग से जुड़ी पहचान और स्वाभिमान को भी दर्शाता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा
व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग-अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार से महत्व देते हैं। क्या है? अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। महत्वपूर्ण कार्य क्या था? द्वीपों पर मछली पकड़ना। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछलियां पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही, ध्यान देखिए यहाँ क्या लिखा, लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। यहाँ अलग हो रहा है, देखिए, मेल किचन में है और फीमेल क्या कर रही है? लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछलियां पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी। लड़कियां क्या करती थी? लड़कों का मदद क्या करती थी? उनकी थोड़ी थोड़ी मदद कर देती थी। बस इतना ही काम था। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे, बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गली से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को
अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के, करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर तक पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियों के लिए क्या थी? गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थे। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे, कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करना चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। चलिए ये देखते हैं, मेरी माँ काम नहीं करती है। देखते हैं, माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं करती हैं ना। ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। श्री सिंह के घर पर हरसरन सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। हाँ हाँ, कौन कह रहा है? हरसरन कह रहा है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हीं सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानू, ये कह रही हैं, मैं क्या जानू, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। तो इधर से कहती है, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। शाम 6 बजे। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही बनाता हूँ।
पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो? सुबह तुमने घर को जैसी हालात में छोड़ा तो वह वैसी हालात में दिन भर रहेगा। हरमित कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? ये हथकर बोलते हैं, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य क्या करा है? घरेलू काम का मूल्य। हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों का, बुजुर्गों का और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। देखिए, इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो समाज में बेरोजगार लड़कों के साथ भी यही स्थिति है। समाज में बेरोजगार लड़कों के साथ भी यही स्थिति है। समझे? समाज में बेरोजगार लड़कों के साथ भी यही स्थिति है। चाहे वो घर का कितना भी काम कर दे, लेकिन वो पैसा नहीं कमाता है, वो बाहर काम करने नहीं जाता है। तो ये भी है कि सिर्फ महिलाएं नहीं, मतलब जो बाहर जाकर के पैसा कमा के लाता है तो उसके ही काम को काम कहा जाता है। जो बाहर जाकर के पैसा कमा करके नहीं लाता है उसको काम नहीं कहा जाता है, उसको बेरोजगार कहा जाता है। वो कुछ नहीं, वो तो निठल्ला पड़ा हुआ है। वही चीज जो महिलाओं के साथ होता था, आज के वर्तमान समाज में बेरोजगार पुरुषों के साथ। घर पर काम करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो उन लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे?
वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों में एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। एकदम 100% सही है ये, 100% सही है। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं, वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान क्या कहता है? स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये 5 स्टार मार्क्स है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। वास्तविकता में क्या किया जाता है? लिंग भेद किया जाता है। जैसे आर्टिकल 15 कहता है ना, सिर्फ जाति, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लिंग भेद होता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगे। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियों खोली। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। देखिए क्या कर रहा है। बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। देखिए, एसडीजी हम लोग आज से पिछले लेक्चर में हम लोग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात किए हुए थे, जो किसके द्वारा जारी किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया था। कब? 2015 में। उसका 5वां गोल क्या कहता है? उसका 5th गोल क्या कहता है? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी की का लक्ष्य रखा गया है। जेंडर इक्वलिटी का लक्ष्य रखा गया है। जेंडर इक्वलिटी का लक्ष्य रखा गया है 2015 में ही। आज 2026 है। ये अभ्यास है, अभ्यास कीजिएगा, ठीक है, उसको बनाइएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, आंसर पिन कर दिया जाएगा, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। शब्द संकलन। अस्मिता, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कोई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है। ठीक है, अस्मिता ये है, पहचानना। दोहरी बोझ।
शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 2 गुना वजन। क्या है? 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य संभालती हैं। अब यहीं पे हो जाता है भूमिका संघर्ष। जैसे ही दोहरा बोझ आता है तो महिलाओं में भूमिका संघर्ष बढ़ जाता है। भूमिका संघर्ष। अब भूमिका संघर्ष क्या है? अब मान लीजिए कोई महिला बाहर काम करती है, ऑफिस में काम करती है, उनको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, परिवार के अन्य भी काम को करने हैं। तो यहाँ पे दोहरा बोझ तो हो गया, उसी में हो जाता है भूमिका संघर्ष। दूसरा है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अवमूल्यित का सीधा मतलब डिग्रेडेशन, वैल्यू वैल्यू का गिरना, वैल्यू का गिरना। उदाहरण के लिए अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। थैंक यू। जय हिंद।